हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। सो फ्रेंड्स, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड देखने वाले हैं, जिसका हम आर्टिकल 13 और 14 देखेंगे एज पर टाइम परमिटेड। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो हम लोग आज देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट। जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 to 35 दिए हुए फ्रेंड्स, जो जनरल फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 12 में पार्ट थर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है फ्रेंड्स, एंड आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू बताया गया है फ्रेंड्स। तो आर्टिकल 12 सबसे पहले डिफाइन करता है स्टेट। तो आर्टिकल 12 में जो स्टेट डिफाइन करता है, सेम आगे डीपीएसपी जो हमारे आर्टिकल 36 to 51 होते हैं, वो भी 36 में जो है स्टेट की डेफिनेशन बताई हुई है। तो यहाँ जो डेफिनेशन दी है वो सेम डेफिनेशन 36 में कंसिडर होगी, ये बताया गया है फ्रेंड्स। अब हम लोग ये देखते हैं कि आर्टिकल 12 में स्टेट मीन्स किस किस को डिफाइन किया गया है स्टेट के नाम पे। तो फर्स्ट वन है पार्लियामेंट, सेकेंड वन है सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल अथॉरिटीज एंड एनी अदर अथॉरिटीज। अब फ्रेंड्स, ये सब जो 5 बॉडीज थे, ये तो स्टेट माना जाएगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया। लेकिन जो ये लास्ट का वर्ड है वो सबसे डेंजर है फ्रेंड्स, एनी अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज में कोई भी अथॉरिटी आ सकती है फ्रेंड्स। तो इसके बहुत सारे केस लॉ हो चुके हैं फ्रेंड्स, जिसमें से मैंने कुछ केस लॉ लिए हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट वन है अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस। तो इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो थे, इसको स्टेट बताया गया था। और सेकंड वन है आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ स्टेट, ऐसा बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। नेक्स्ट वन है फ्रेंड प्रेमचंद्र गर्ग वर्सेस कमिश्नर एक्साइज। तो इसमें क्या था फ्रेंड, ये हम लोगों के लिए काम का है, इट मीन जुडिशियरी के काम का है। कि इसमें बताया गया था कि जुडिशियरी स्टेट में आएगा या नहीं आएगा। तो इस केस लॉ में जुडिशरी को डिफाइन करते हुए बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जब जुडिशरी जुडिशियली फंक्शन करता है तो वो स्टेट नहीं कहलाएगा, एंड जब जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करता है एट दैट टाइम जुडिशरी इज ऑल्सो स्टेट। इस तरह से इस केस लॉ में डिफाइन किया गया था फ्रेंड्स जुडिशरी को। नेक्स्ट वन है जी टेलीफिल्म्स। जो जी फिल्म्स का जो था बीसीसीआई का, उसमें तो उसमें क्या था फ्रेंड्स कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है, ऐसा माना गया था। केस लॉ बहुत बड़ा है वो, उसको डिस्कस अभी हम इस मोमेंट पे नहीं करते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं कभी केस लॉ भी पूरे डिफाइन करूंगी आप लोगों को डिटेल उसके जो हो गए तो। सो इन शॉर्ट इसमें इतना बताया गया था कि बीसीसीआई जो है वो स्टेट नहीं है। और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच वन ऑफ द स्टेट एंड विच वन इज नॉट द स्टेट। सो मैंने एक आगे लिस्ट भी बना रखी है आप लोगों के लिए कुछ स्टेट और नॉन स्टेट की, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपको भी जितनी अथॉरिटीज मिलती है, जैसे कि बीसीसीआई है, ये स्टेट नहीं है, तो इस तरह से क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन सी स्टेट नहीं है और कौन सी स्टेट है, तो हमको वो याद रखना है। और प्रेमचंद गर्ग में क्या बताया था, जुडिशली व्हेन वर्क एज एडमिनिस्ट्रेटिव, तब क्या होगा, वो स्टेट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो वो क्वेश्चन आने के बाद उसको उस तरह से पढ़ना फ्रेंड्स। तो है हमारा नेक्स्ट जो है आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा बताया गया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। इस सेक्शन इसे इस आर्टिकल को क्यों बोला गया था, हम लोग वो देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया था फ्रेंड्स, पहले तो ये कंसेप्ट लेट डाउन हुआ था बाय यूएसए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। और वो सीजीआई वहां के कौन थे, मार्शल थे। वो केस लॉ था मार्बरी वर्सेस मेडिसन। इस केस लॉ में जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम इंसर्ट हुआ था हमारे इसमें। तो इसमें लॉ, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। फर्स्ट वन जो है आर्टिकल 13 क्लॉज 1, ये बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ inconsistent with part third of the constitution, which means fundamental right of the constitution, to the extent it is void। प्री जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो एक्ट बनाए जाएंगे और वो इनकंसिस्टेंट होंगे, फंडामेंटल राइट को जो हार्म करेंगे, इस तरह के कोई भी कायदा बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से, तो उसको वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2। इसमें पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को डिफाइन किया गया है फ्रेंड्स, एनी लॉ विच कॉन्ट्रवेंशन विद पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन टू द एक्सटेंट ऑफ सच पार्ट वॉइड। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पहले कोई एक्ट बना हुआ था और वो एक्ट
फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है या कॉन्ट्रावेन करता है, तो उतना जो पार्ट है एक्ट का, या तो वो पूरा होल एक्ट वॉइड करता अवॉइड कॉन्ट्रावेन करता है, या तो उसका कोई पार्ट कॉन्ट्रावेन करता है, तो उतना जो पार्ट है उसको वॉइड करा दिया जाएगा। इन शॉर्ट आर्टिकल 13 में प्री और पोस्ट दोनों भी वॉइड माने गए हैं। कोई भी एक्ट, एनी लॉ इनेक्टेड बाय स्टेट which violates fundamental right is void। अब फ्रेंड्स लॉ, आर्टिकल 13(3) के क्लॉज में लॉ को डिफाइन किया गया है। लॉ किसको बोलेंगे, तो इसमें डेफिनेशन में बता रखा है कि ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन एंड कस्टम और यूजेस। कस्टम और यूजेस हैविंग फोर्स ऑफ लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिर्फ कस्टम और यूजेस नहीं, वो कौन से होने चाहिए, हैविंग फोर्स ऑफ लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो उस तरह के कस्टम को भी लॉ माना जाएगा। अब लॉ कैसे होते हैं फ्रेंड, लॉ दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज कौन सा होता है, ऑर्डिनरी लॉ होता है, और सेकंड वन इज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होता है। तो ये लॉ को इस तरह से क्यों देखा गया फ्रेंड्स, क्योंकि इतने सारे केस लॉ हुए, जैसे हम लोग जानते हैं शंकर सिंह, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, ये केस लॉ जो हुए थे फ्रेंड्स सबसे पहले, तो उसमें क्या बताया गया था कि लॉ इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉ। लेकिन बाद में जब आया हमारा गोलकनाथ का केस, तो उसमें बताया गया कि ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ दोनों भी इंक्लूड होते हैं लॉ के डेफिनेशन में। और ये सब फाइट क्यों चल रही थी फ्रेंड केस लॉ में, कि अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता लॉ के अंदर, तो अमेंड करते समय जो अमेंडमेंट होती है, जो इसमें अमेंडमेंट करके अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को अमेंडमेंट में लॉ में इंक्लूड नहीं किया जाता, तो क्या हो जाता, इसमें जो लॉ वर्ड्स दे रखा है हमको 13 और फिफ्थ में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को वाइड नहीं करता। अगर पर्सनल लॉ है तो जो भी दूसरे एक्ट बनते, जो भी लॉ बनते, सिर्फ उसको ही वो वाइड करा कर सकता था। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को अगर इंक्लूड नहीं करते तो वो तो कुछ भी वाइड नहीं होता ना, वो तो वैलिड हो जाता। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को जरूरी था कि लॉ में इंक्लूड किया जाए। पर शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में ये बोला गया कि सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ इंक्लूड होते, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इंक्लूड नहीं होता। जबकि गोपालन में बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इंक्लूड होता है, इसलिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी अगर अमेंडमेंट में कोई लाते हो और वो फंडामेंटल को हार्श करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो भी वॉइड हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी। एंड देन देयर आफ्टर इंसर्ट किया ये जो गोलकनाथ का केस था, गोलकनाथ वर्सेस जजमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस को नलिफाइड करने के लिए स्पेसिफिकली इंसर्ट किया गया 24 अमेंडमेंट 1971 में आर्टिकल 13(4), जिसको बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बिकॉज वो सिर्फ नलिफाइड करने के लिए लाया गया था। एंड सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ा हमारा देश का केस लॉ है, वो जिसकी जजमेंट सबसे बड़ी है, केशवानंद भारती, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का जो रिव्यू है या फिर जो कॉन्सेप्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एनुमरेट किया कि बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी क्या थी फ्रेंड्स, कि आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो बट बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के, फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के। इसलिए जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। उसके बाद से फिर आया मिनरल मिल्स, वो हमारा लास्ट केस लॉ था। उसके बाद भी कुछ केसेस चलते आए, लेकिन अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है उसको नहीं हटाया गया, इसलिए लॉ में ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों को भी इंक्लूड किया गया है फ्रेंड्स। और जो है फ्रेंड्स आर्टिकल 372 में कंटिन्यूअस इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ न्यू, मतलब जो भी नए लॉ जब तक बनते नहीं है, जब तक जो पुराना लॉ है वो कंटिन्यूअस में रहेगा, ये बताता है हमारा आर्टिकल 372। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम। अंडर आर्टिकल 12 अदर अथॉरिटीज आल्सो इंक्लूड, स्टेट कौन से है आप और नॉन स्टेट कौन से है, इसकी मैंने कुछ लिस्ट बनाई है फ्रेंड आपके लिए। तो चिल्ड्रन एड सोसाइटी, इंजीनियरिंग कॉलेज इज आल्सो स्टेट, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इज स्टेट, भारत पेट्रोलियम कंपनी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये सब क्या है फ्रेंड्स, डीम यूनिवर्सिटीज अथॉरिटी में स्टेट में इंक्लूड होते हैं। LIC, ONGC, IFC, कॉर्पोरेशन, SBI, HDFC, जुडिशियरी वैन एडमिन, ये तो हमने देखा है फ्रेंड, ये सब स्टेट में आते हैं। अब नॉन स्टेट में कौन कौन से आते हैं और भी लिस्ट मिल सकती है फ्रेंड आपको, मैंने एक जो रेगुलर लिस्ट है वो बना के रखी हूँ। अब नॉन स्टेट में कौन है, फर्स्ट वन है BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट है TCL, UNO, यूनाइटेड प्राइवेट माइनॉरिटी स्कूल्स, स्टॉक एक्सचेंज, जुडिशरी वेन वर्क, जुडिशरी वर्क करती है तो वो नॉन स्टेट कहलाती है वो। BCCIL, इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, NCERT, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सोसाइटी। इस तरह से कुछ फ्रेंड स्टेट और नॉन स्टेट के मैंने लिस्ट दे रखी है। एंड इसमें हम आगे देखते हैं फ्रेंड, हमारे जो आर्टिकल में
13 में डॉक्ट्रिन है फ्रेंड्स कुछ, वो डॉक्ट्रिन यहाँ पर जितने भी डॉक्ट्रिन है मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना दी है डॉक्ट्रिन की, जो आर्टिकल 13 में भी 3 डॉक्ट्रिन इसमें से आते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा 2 मेरे को लगते हैं कि नेसेसरी है वो भी मैंने इसमें लिया है आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम वो डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ये होती है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जो हमारा आर्टिकल 13(1) था फ्रेंड, प्री कॉन्स्टिट्यूशन। प्री कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो भी एक्ट बने होंगे वो वॉइड हो जाएगा, जो बताया जा रहा था उसके बिहाफ पर ये डॉक्ट्रिन है फ्रेंड्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, जो भीखाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में डिस्क्राइब किया गया था। इसमें बताया गया है फ्रेंड्स, प्री लॉ विच इज वायलेट फंडामेंटल राइट इज अनफोर्सिएबल, इट इज डॉर्मेंट एंड इक्लिप्स बट नॉट डेड, मरता नहीं है वो लॉ, वैसे ही रखा जाता है, सिर्फ डेड किया जाता है उसको, इक्लिप्स किया जाता है, छुपा दिया जाता है उसको। एंड एज सुन एज द इक्लिप्स इज रिमूव द लॉ बिगिंस टू ऑपरेट, हो सकता है कि पहले का लॉ को सिर्फ इक्लिप्स करके रखा है, डेड करके रखा है, बट उसका फ्यूचर में अगर कहीं काम आता है तो उसको फिर से इम्प्लाई करा सकते हैं फ्रेंड्स, ये बताता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, सेपरेशन, act may not be void as a whole, only a part of it may be void, if that part is severable then वो severable करके उतने ही part को void बनाया जा सकता है। ये हुआ था फर्स्ट टाइम इनुमिनेट इन द केस ऑफ नॉर्डफ्लेट वर्सेस मैक्सिम नॉर्डफ्लेक्स, 1894 का ये केस लॉ था फ्रेंड्स। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, जो हमारी थर्ड डॉक्ट्रिन है वो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है फ्रेंड्स, कोई भी राइट छोड़ देना, तो राइट छोड़ा जा सकता है क्या, लाइक हमारा फंडामेंटल राइट छोड़ा जा सकता है क्या, वो इसमें डिफाइन किया गया था। तो सिटीजन कुड नॉट बी वेव हिज फंडामेंटल राइट। डॉक्ट्रिन वाज फॉर्मुलेटेड बाय अमेरिकन जूरिस्ट, ये जो वेवर की जो हमारी डॉक्ट्रिन है ये अमेरिकन जूरिस्ट ने फ्रेम की थी, और बसवेश्वर नाथ वर्सेस सीआईटी में 1959 में ये बताया गया था कि सिटीजन का जो राइट है फंडामेंटल राइट वो वेव नहीं किया जा सकता इस डॉक्ट्रिन के अंदर। एंड नेक्स्ट जो डॉक्ट्रिन है हमारे फ्रेंड्स वो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये एडिक्शन एनी लॉ इनटू 9th शेड्यूल कैन बी टेस्टेड ऑन 8, जो हमारा 9th शेड्यूल है उसके अंदर कोई भी एक्ट डालते हैं हम तो उसको वॉलिड करार नहीं दिया जाएगा, ऐसा माना जाता है। इस शेड्यूल को नहीं मूव किया जा सकता, तो उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद भारती में हमारे बेसिक स्ट्रक्चर बात की गई थी, वही बेसिक स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। एडिशन of any law in 9th schedule can be tested under this doctrine, टेस्ट उसमें इसमें किया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर को हम तो नहीं कर रहा, देन उसमें डाला जाता है। टू अमेंड मीन्स टू चेंज नॉट टू डिस्ट्रॉय, बेसिक स्ट्रक्चर का मेन क्रक्स क्या था फ्रेंड्स, अमेंड करना में चेंज करना, डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना नहीं हो सकता है। इट इज अ सेफ्टी वैल्यू अगेंस्ट आर्बिट्री अमेंडमेंट, सिर्फ सेफ्टी वैल्यू था ये, कोई आर्बिट्री होता है अमेंडमेंट तो उसको रुकाने के लिए। लास्ट वन है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इमिनेंट डोमेन, state having right to acquire public property after paying compensation to them। आर्टिकल 31 में जो हमारा ओमिट किया करता था 44 अमेंडमेंट ऑफ 1978 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें आर्टिकल 31 जो निकाल दिया गया था, और इस आर्टिकल को कहाँ पर रखा गया था फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं इसको 300A में शिफ्ट किया गया है। अब वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है जो प्रॉपर्टी है सब, अब वो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सिर्फ प्रॉपर्टी, और वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, किंतु ये 44th 1978 में इसको ओमिट कर दिया गया था। एंड तो वो जो उसको जो पार्ट जो था उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इमिनेंट डोमेन, कि प्रॉपर्टी कोई भी एक्वायर कर सकती है गवर्नमेंट, बट उसको कंपनसेशन देना होगा, इतना ही बोलती है डॉक्ट्रिन फ्रेंड्स। ये डॉक्ट्रिन पे भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। चलिए हम अपने आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट नॉट इंक्लूड, फंडामेंटल राइट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, स्पेशली क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि फंडामेंटल राइट इंक्लूड्स और नॉट इंक्लूड्स, तो नॉट इंक्लूड में जो नहीं आता है वो हमको याद रखने की जरूरत है, उसमें है फर्स्ट वन इज राइट टू वोट, राइट टू वोट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी 31A B C जो था पहले फंडामेंटल राइट था, अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है 44th अमेंडमेंट के बाद फ्रेंड्स। राइट टू डाई, राइट टू डाई में क्या था फ्रेंड्स कि पहले पी रतिमनम का केस आया, उसमें पी रतिमनम के और से सीनियर ऑफ इंडिया में बताया गया कि राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन उसके बाद थोड़े दिन आगे जाने के बाद ज्ञानखोर का केस आया, उसको चैलेंज करते हुए पी रतिनम को, और ज्ञानखोर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बताया गया कि राइट टू डाई नॉट इन राइट टू लाइफ इंक्लूड नॉट राइट टू डाई, मतलब मरने का अधिकार
कॉन्स्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल राइट में नहीं देता है, सिर्फ जगने का अधिकार देता है, ऐसा ज्ञान कौर में बताया गया। तो उस सब के ऊपर बाद में फिर ये केस आया कि अरुणा शानबाग का। फ्रेंड, अरुणा शानबाग के केस में क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारे पास जो है कि समझो डेथ की जो प्रॉपर होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। एक पैसिव यूथनेशिया, मतलब मरने के दो प्रकार ऐसा बोल सकते हैं हम। एक पैसिव यूथनेशिया होता है एंड एक्टिव यूथनेशिया। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, पैसिव यूथनेशिया मीन्स कि सिर्फ विड्रॉ कर देना, उसकी जो ट्रीटमेंट चल रही है, वो मतलब कोमा में है, उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट चल रही है, या फिर उसकी कंडीशन नहीं है कि अब वो वापस आ सकती है, सिर्फ ट्रीटमेंट जो चल रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट, उसी के ऊपर वो जिंदा है, और वो जो ट्रीटमेंट पे जिंदा है, वो ट्रीटमेंट अगर हटाते हैं तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया मीन्स उसको कुछ ना कुछ पोटेशियम साइनाइड देके, या फिर कुछ पॉइजन वाली ऐसी सब्सटेंस उसको खिला के उसको मारना, उसको बोलेंगे एक्टिव यूथनेशिया। तो वो वाला हमारे पास प्रोहिबिटेड है फ्रेंड, ये हमारे पास परमिटेड नहीं है, ऐसा अरुणा शानबाग के केस में बताया गया था। ओनली पैसिव यूथनेशिया इज लीगलाइज इन द केस ऑफ अरुणा शानबाग। पैसिव यूथनेशिया परमिटेड विथड्रॉल ऑफ लाइफ सस्टेन ट्रीटमेंट फ्रॉम द पेशेंट नॉट इन पोजीशन टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। वो डिसीजन लेने के कैपेबल नहीं है, और उसकी जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो हटाने के बाद अगर वो मर सकता है विड्रॉ करने के बाद उसका ट्रीटमेंट, तो वो विड्रॉ करने की परमिशन जो है हमको सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दे रखी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट इंक्लूड्स। फंडामेंटल राइट क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो राइट टू इक्वालिटी अंडर हमारे जो अंडर आर्टिकल 14 है, तो राइट टू इक्वालिटी। फंडामेंटल राइट क्या क्या इंक्लूड करता है फ्रेंड्स, आर्टिकल 14 में इतने सारे फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। फंडामेंटल राइट का पार्ट जब हम देखते हैं, आर्टिकल 14 सिर्फ 2 लाइन का है फ्रेंड्स, लेकिन उसमें इतने सारे अमेंडमेंट हो रखे हैं, केस लॉ हो रखे हैं, और हमारे लाइफ को जगने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो जो जरूरत की चीजें हो सकती है, उस सबको फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया है फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट में। तो वो कौन से हो सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने उसकी एक पूरी लिस्ट बनाई है, जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है उसकी, और इसके अलावा भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट है जो आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो ये लिस्ट मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप देख लीजिए फ्रेंड्स। इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा ये वाला हो गया मुरली देवरा, वो इस पे सिगरेट बैन पे आया था ना, वो ये वाला केस है। और इसमें एक है फ्रेंड्स विजय एमिनल का एंथम वाला केस। तो राइट टू साइलेंट एंथम नहीं गा रहे थे वो बच्चे, उनको साइलेंट हो गए थे तो उनको निकाला गया था स्कूल से। तो राइट टू साइलेंट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, ऐसा बताया गया था ये केस लॉ में। और स्पीडी ट्रायल का हुसैन आरा का एक फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। एंड राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल आर्टिकल 39 में बताया हुआ है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का केस लॉ भी है फ्रेंड, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली आर्टिकल भी अमेंड करके डाला गया है जो 86 में आया फ्रेंड। और 86 अमेंडमेंट से और दो चीजें आई थी फ्रेंड, कौन सी आई थी, एक 45 आर्टिकल में 45 आर्टिकल ऑलरेडी था, लेकिन इसमें जो एज का क्राइटेरिया था 14 जो था उसको हटा के सिर्फ 6 कर दिया गया है फ्रेंड्स, चिल्ड्रन की जो एज थी, तो 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए। और आर्टिकल 51A में के जो है, ये लास्ट वन 51A में के ऐड किया गया था, वो आर्टिकल 86 के थ्रू ही था फ्रेंड, ये भी चिल्ड्रन के ऊपर ही था फ्रेंड। आर्टिकल 21A ये 86 अमेंडमेंट 2002 में ऐड किए गए थे फ्रेंड्स, 3 आर्टिकल्स। एंड इसमें चमेली का है शेल्टर वाला फ्रेंड्स, अपील हो सकती है दिलीप का, इलेक्ट्रिसिटी का है इसमें, ऐसे मुधोल लाइवलीहुड का मुधोल का है, पुलिस टॉर्चर करता है तो शीला बारसे का है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस है फ्रेंड्स, जैसा राइट टू प्रेस, सकाल सकाल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस तरह से बहुत सारे राइट हमको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमको दे रखे हैं। लेकिन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये बताता है प्रॉपर्टी एंड सैलरी जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब मैंने आपके लिए मैग्ना कार्टा, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमको सिटीजन 14 में बताया गया है कि आप 14 अगर आप देखते हो, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को दो चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसके अगेंस्ट है और किसको मिल रहा है। मीन्स स्टेट प्रोवाइड कर रहा है, किसको कर रहा है, सिटीजन को कर रहा है या नॉन सिटीजन को कर रहा है। तो इसमें मैंने एक लिस्ट बना रखी है कि, तो क्वेश्चन इसी तरह से बनता है फ्रेंड, सिटीजन को कौन सा आर्टिकल अप्लाई होता है और नॉन सिटीजन को कौन सा होता है। तो आर्टिकल ओनली फॉर सिटीजन जो है वो है आर्टिकल फ्रेंड्स 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 13। ये जो फ्रेंड्स दे रखे हैं हमारे आर्टिकल, ये सिर्फ सिटीजन को अप्लीकेबल होते हैं, नॉन सिटीजन को अप्लीकेबल नहीं होते हैं फ्रेंड्स। ओके, आर्टिकल 15 क्या बोलता है फ्रेंड, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट विथ इट्स सिटीजन on the ground of religion, race, caste, place of birth, sex, only for the citizens.
और जो आर्टिकल है जो ऑल पर्सन को अप्लीकेबल होते हैं वो है आर्टिकल 14, वो तो आना ही चाहिए हमारा। आर्टिकल 20, 21 रिमेनिंग जितने भी आर्टिकल है फ्रेंड्स, ये क्या है हमारे नॉन सिटीजन और सिटीजन का डिफरेंस है फ्रेंड। तो उतना याद रखिए फिर, सिर्फ हमको क्या याद रखना है, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये जो 5 आर्टिकल है ये सिर्फ सिटीजन को अप्लीकेबल होते हैं। चलिए फ्रेंड हम लोग आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इन द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ एंड लैंड, राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 to 18 आता है फ्रेंड्स। अब हमने देखा 12 और 13 पर, लाइट अब है 14 और 18, राइट टू इक्वालिटी। तो सिर्फ हम 14 देखेंगे आज के लिए, वो भी शॉर्ट में फ्रेंड्स, एंड फिर आगे का हम पोर्शन आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो राइट टू इक्वालिटी क्या है? राइट टू इक्वालिटी छोटा सा है, देखो हमने बताया, जो मैंने लिस्ट बताई राइट टू इक्वालिटी के पीछे, ये वो जो है आर्टिकल है, जिसमें क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बस इतना ही बोलता है ये आर्टिकल। लेकिन इसमें जो दो टर्म्स दे रखे हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इसमें से एक निगेटिव टर्म है और एक पॉजिटिव टर्म है। तो निगेटिव टर्म क्या है इसमें की, फर्स्ट फ्रेंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ opposed to influence of arbitrary power of the ruler, ये बताता है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है, सबको प्रोटेक्शन इक्वली देना चाहिए, पॉजिटिव है। ओके फ्रेंड, पर्सन, पर्सन कहाँ से आया फ्रेंड, पर्सन जो वर्ड है इसमें राइट टू इक्वालिटी, तो पर्सन जो है ये आया हुआ है लैटिन टर्म से, लैटिन वर्ड है फ्रेंड ये। और जो पर्सन है, पर्सन में तीन तरह के पर्सन इंक्लूड होते हैं, नेचुरल पर्सन, लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन इंक्लूड्स, नेचुरल पर्सन कौन से कौन हो सकते हैं फ्रेंड, जो भी हम सब नेचुरल जो पर्सन आते हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और नेचुरल में सिटीजन एंड नॉन सिटीजन बोथ आते हैं फ्रेंड्स। एंड लीगल पर्सन में अथॉरिटीज आती है, आर्टिफिशियल में कंपनीज आते हैं फ्रेंड। और स्टेट की ड्यूटी है टू ट्रीट एनी पर्सन इक्वली। ओके फ्रेंड्स, अब ये सबसे वाइडर कंसेप्ट है एक्चुअली। 14 to 18 का कैसा है कि पहला वाला जो 14 है वो सबसे बड़ा उसका ड्यूरेशन आता है, फिर 15 थोड़ा छोटा होता है उसका कंसेप्ट, 16 का थोड़ा छोटा, 17 जो अनटचेबिलिटी थोड़ा और छोटा, 18 जो होता है फिर टाइटल के ऊपर जो दिया हुआ है वो सबसे छोटा है, लेकिन कहीं भी नहीं बैठता है तो वो आर्टिकल 14 में आ जाता है। चलिए फ्रेंड, अब हम इससे कुछ इसेंशियल देखते हैं। इसमें इसेंशियल क्या है फ्रेंड, एक फर्स्ट वन इसेंशियल है इसका स्टेट, स्टेट होना कंपलसरी, स्टेट देता है ना, क्योंकि कोई भी राइट देता है तो। नेक्स्ट वन है पर्सन, पर्सन हमने देखे जो ये तीन प्रकार के पर्सन हो सकते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें क्या है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन परमिटेड किया हुआ है फ्रेंड, एंड क्लास लेजिस्लेचर आर नॉट परमिटेड, क्लास लेजिस्लेशन जो है प्रोहिबिट किया गया है फ्रेंड। इक्वालिटी अमॉन्ग्स इक्वल इज द रूल, इक्वालिटी अमॉन्ग्स द अनइक्वल इज इटसेल्फ इज अ वायलेशन ऑफ इक्वालिटी, ऐसा बताया गया है फ्रेंड्स हमारे आर्टिकल 14 में। तो इसके बहुत सारे केस लॉस है फ्रेंड्स, जैसा कि मनेका गांधी हो गया फ्रेंड्स। मनेका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दैट इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर एंटीथेसिस टू ईच अदर, वेयर देयर इज इक्वालिटी देयर इज नो आर्बिट्रेरीनेस, वेयर देयर इज आर्बिट्रेरीनेस देयर इज नो इक्वालिटी, ये बताया गया था मनेका गांधी के केस में फ्रेंड्स। दूसरा केस था हमारा फ्रेंड्स श्रेया सिंघाल का। श्रेया सिंघाल जो स्टूडेंट थी लॉ की, उसने जो था 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का चैलेंज किया था, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर बहुत सारे लोगों को हराश किया जा रहा था, छोटे छोटे मैसेज भी अगर कोई डालता है, राइट टू स्पीक का जो राइट था वो इससे बहुत ज्यादा हार्म हो रहा था। जो आर्टिकल 14 में हमारा राइट है, राइट टू इक्वालिटी का, वो इसमें हार्म हो रहा था। इसलिए श्रेया सिंघाल जो है सुप्रीम कोर्ट गई इस एक्ट को चैलेंज करने के लिए, इस सेक्शन को चैलेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। और सुप्रीम कोर्ट ने, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, स्ट्रक डाउन कर दिया सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, इट इज आर्बिट्ररी। दूसरा हमारा फ्रेंड केस है AIR इंडिया नरगिस मिर्जा का। थर्ड है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या होता है फिर, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड इलेक्शन कमीशन टू प्रोवाइड नोटा ऑप्शन ऑन द इलेक्शन वोटिंग मशीन, नन ऑफ द अबव का जो था फ्रेंड्स, इसमें बोला गया था कि नन ऑफ द अबव का जो बटन है वो आप वोटिंग मशीन में डालिए, कि तो किसी को अगर वोट ही नहीं करना होगा तो किसी को भी कोई पसंद ही नहीं आ रहा होगा जितने भी इलेक्शन में खड़े, तो वो क्या करेगा, और उसको तो राइट है, उसको भी लगना चाहिए कि हाँ मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे वोट तो करना है, लेकिन कोई क्वालिफाइड नहीं लग रहा है तो वो नोटा का बटन प्रेस करके आ सकता है, ऐसा PUCL में बताया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा शायरा बानो का केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो है तलाक के बिद्दत का केस, ट्रिपल तलाक केस। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट लेट स्ट्रक डाउन ट्रिपल तलाक, जो है तलाक बिद्दत जिसको बोला जाता है साथ में, ऑन द ग्राउंड दैट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14।
एंड नेक्स्ट है जोसेफ शाइन का केस फ्रेंड्स। जोसेफ शाइन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया दिया था। क्या स्ट्रक डाउन किया था? सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी ऑन द ग्राउंड दैट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। कि तो ये क्या हो रहा था? आर्बिट्रेरीनेस हो रहा था। वो हस्बैंड को तो पनिशमेंट मिल रही थी, लेकिन रेमेडी वो सेकंड वाले हस्बैंड के वाइफ को रेमेडी नहीं मिल रही थी कुछ, इसलिए वो सेक्शन को हटा दिया गया था। और फ्रेंड्स इसके अंदर जो है नेक्स्ट वाला हम देखेंगे, अडल्ट्री जो था जोसेफ शाइन में 497 को स्ट्रक डाउन किया गया था। नेक्स्ट वन है होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वर्सेस महाराष्ट्र। ये जो बार थे बहुत सारे, तो उन सबको क्या किया था? बैन करा दिया था। हर बार को बैन करा दिया गया था। तो इसका बैन हटाने के लिए ये होटल मैनेजमेंट वाले गए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, बैन इम्पोज जो किया था ऑन डांस बार ऑन द ग्राउंड दैट वायलेशन ऑफ 14। तो क्या किया था? बैन ला लिया था, इम्पोज लाया था डांस बार पे गवर्नमेंट ने। तो उसको ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया कि वॉयलेशन हो रहा है ये जितने भी बार गर्ल्स हैं यहाँ पे काम करने वालों का, इनका। इसलिए इसको आप कुछ ग्राउंड्स या कुछ मेजर दे सकते हो और उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के लिए बोल सकते हो, बट आप उसको एकदम से बंद नहीं करा सकते, ऐसा इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया था फ्रेंड। 14 जो हमारा आर्टिकल 14 है फ्रेंड, इसके साथ कंटिन्यू में क्या आता है? ट्रायंगल है फ्रेंड। आर्टिकल 14, 19 एंड 21 का एक ट्रायंगल बनता है। तो हमने अभी तक हमारा फर्स्ट ट्रायंगल का देखा है, कौन सा? आर्टिकल 14। हम आगे दूसरा भी हमारे जो आर्टिकल्स है वो देखते हैं फ्रेंड्स। एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ लॉ, ये इक्वेलिटी के जो रूल्स है फ्रेंड, इसको कुछ एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं। तो इसका पहला एक्सेप्शन क्या है फ्रेंड? आर्टिकल 361 जो है प्रेसिडेंट को नॉट लायबल टू आंसर एनी क्वेश्चन। ये इम्यूनिटी देता है प्रेसिडेंट को, उसको आंसर किसी को भी करने की नीड नहीं है। जब वो अपना ऑफिस का जो भी होल्ड करता है पोजीशन, तो उसको कोई भी रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट को, ये बताता है आर्टिकल 361। जो एक्सेप्शन है हमारे आर्टिकल 14 को। प्रोटेक्शन टू द लॉ, रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 32 जो है ये इसके रूल ऑफ लॉ जो है, अगर कोई भी राइट टू इक्वलिटी हार्म करता है तो उसको रेमेडी कहाँ है? तो उसकी रेमेडी कहाँ है फ्रेंड? सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको रिट लगाना है तो आर्टिकल 32 में आएगा, एंड हाई कोर्ट में ऐसे में आपको रिट लगाना है तो आर्टिकल 226 आएगा। लेकिन दोनों का डिफरेंस इतना ही है फ्रेंड्स कि आर्टिकल 32 में आप सिर्फ फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तभी रिट लगा सकते हो, एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा वाइड दिया गया है रीट जुरिस्डिक्शन में, बिकॉज फंडामेंटल राइट के अलावा भी आपका कोई राइट वायलेट होता है तो आप रीट के लिए 226 में जा सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स आर्टिकल 139 बताता है कि आपको अगर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल्स जो है हमारे राइट टू इक्वालिटी, मतलब फंडामेंटल राइट हमारे हार्म्स होते हैं, इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कोई और रिट लगाना या फिर कोई और राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करना, तो 139 आपका जो गवर्नमेंट है वो इनलार्ज कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट का जो है ड्यूरेशन उतना डायरेक्शन की आप सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट के अलावा भी जो है अदर केस भी रिट पिटिशन अदर के लिए भी फाइल कर सकते हो। लेकिन ये गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है, अगर वो करती है नहीं करती है, तो मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी नहीं है कि करती है, बट उसमें आर्टिकल में दे रखा है कि इनलार्ज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो रीट के लिए, एंड बाय ऑफ द रीट और जो रिस्ट्रेंट। एंड हमारे फ्रेंड्स ये तीन तो हो गए रीट के लिए, जो हिबस कॉर्पस, मेंडामस, क्यू वारंटोस और श्योरो प्रोहिबिट, ये जो हमारे 5 रीट है फ्रेंड, ये 5 रीट के लिए आर्टिकल 32 एंड 2226 में डिफाइन है, एंड 139 में इनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आता है फ्रेंड। एंड अंडर सेक्शन 79 ऑफ सीआरपीसी से फ्रेंड, इसमें ना आप देखोगे तो हिबस कॉर्पस का ना जिक्र कर रखा है, जो वन ऑफ रीट हमारी होती है आर्टिकल 32 में, जो रीट्स है 5 रीट में से एक रीट का जिक्र सेक्शन 79 ऑफ सीआरपीसी में कर रखा है फ्रेंड। ये लिंक हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको 3 आर्टिकल और एक सेक्शन साथ में बता दिया, ताकि कभी भी आपको हिबस कॉर्पस के लिए कोई क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में 4 सेक्शन एंड आर्टिकल बने रहे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैं आज का वीडियो खत्म करती हूँ। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।